हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। आज का जो लेक्चर है दिस इज़ अबाउट द करंट अफेयर्स। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स स्टार्ट राइट फ्रॉम द 5 अप्रैल। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगी, करंट इवेंट्स होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी और साधारण लैंग्वेज में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आप लोगों ने सुना होगा, रिसेंटली न्यूज़ में बहुत बार आया था, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेनेक्स 2-3। ये क्या है? 2-3 का मतलब है 2023 में जो सेलेनेक्स हुआ वो क्या होता है? सेलेनेक्स इट इज़ अ बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सेलेनेक्स जो है ये बायलेटरल एक्सरसाइज है। बायलेटरल का मतलब क्या होता है? बायलेटरल हो गया है जिसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। तो इनमें यहाँ पे कौन सी 2 कंट्रीज है? एक तो इंडिया है, दूसरा श्रीलंका है, राइट। और मैरीटाइम मतलब जो आपको पता है यहाँ पे वाटर बाउंड्रीज ही है, इनके इर्द गिर्द वाटर ही है, तो समंदरी जो एक्सरसाइज ये करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन ओशन या पार्क स्ट्रेट या जितनी भी वाटर बॉडीज यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, तो इनको सेफ गार्ड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए, ये सदर्न इंडिया है, दिस इज़ श्रीलंका, और यहाँ के बिटवीन जो ये है ये पार्क स्ट्रेट है, यहाँ पे अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। आप सब लोगों ने देखा होगा मैप पे, जिसने नहीं देखा वो मैप देखे, और यहाँ से इंडियन ओशन है, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल इनकी जो श्रीलंका की मेरीटाइम बाउंड्री बहुत है, और इंडिया की भी, सदर्न इंडिया की मेरीटाइम बाउंड्री है सदर्न स्टेट्स की, राइट। तो इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन जो मेरीटाइम एक्सरसाइज होती है, बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है सेलेनेक्स, और 2023 में रिसेंटली हुआ ये। और आप देखोगे, अगर आपको एक्सरसाइज का देखना होगा कि किन कंट्रीज के बिटवीन में है, आप कैसे देखा करोगे, आप देख लीजिए नाम में ही यहाँ पे SL का मतलब क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका में भी S और L डोमिनेटेड है। SL का मतलब है श्रीलंका, IN का मतलब है इंडिया, EX का मतलब है एक्सरसाइज, और 2-3 का मतलब है 2023 कि 2023 में जो एक्सरसाइज हुई इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन मेरीटाइम एक्सरसाइज जो हुई, राइट। यहाँ तक समझ आया? शाबाश। तो दिस वाज अबाउट द बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज। दूसरा एक जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा रिसेंटली, वो क्या था? दैट इज़ अबाउट द बशोली पेंटिंग। पेंटिंग्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे आर्ट एंड कल्चर में, इंडियन हिस्ट्री में। अगर हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, पेंटिंग्स जो है उससे प्रिलिमिनरी में भी क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन हमने देखे हैं। इवन हर एक एग्जाम में पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स है। बशोली पेंटिंग जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ आता है कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, उनका कौन कौन सा जो है चीज़ इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो न्यूज़ में रहता है ना कोर का, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बशोली पेंटिंग्स की अगर हम बात करेंगे, ये क्यों मशहूर है? ये मिनिएचर आर्ट है, मिनिएचर आर्ट स्टाइल है। मिनिएचर आर्ट क्या होता है? मिनिएचर आर्ट होता है जो बिल्कुल छोटी पेंटिंग्स होती है। मुरल एक तो हो गया, मुरल आपने पढ़ा होगा, ये एक तो हो गया मुरल। मुरल पेंटिंग्स क्या होती है? मुरल होती है जो पूरे बड़ी होती है, जो वॉल पे हम बनाते हैं, उनको हम मुरल बोलते हैं। लेकिन मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं? मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं जो छोटी होती है साइज में, राइट। तो बशोली पेंटिंग क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो बशोली पेंटिंग है वो मिनिएचर पेंटिंग है, दैट इज द मिनिएचर पेंटिंग, राइट। बशोली पेंटिंग जो है ये मिनिएचर पेंटिंग है। यहाँ पे देख लीजिए, मिनिएचर आर्ट स्टाइल है। और कहाँ की ये बशोली किस जगह बनाई जाती है? इट इज़ फ्रॉम कठवा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू रीजन की एक बशोली पेंटिंग जो है ना, जम्मू रीजन से असल में ओरिजिनेटेड है। और ये क्यों न्यूज़ में थी? इनको GI टैग मिला है। GI टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, राइट। तो बशोली पेंटिंग्स इसलिए न्यूज़ में थी, इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। बशोली पेंटिंग जो है ओरिजिनेट करती है कठवा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू रीजन से। और बशोली पेंटिंग जो है वो छोटे साइज वाली पेंटिंग्स होती है, मिनिएचर आर्ट स्टाइल इनको हम बोला जाता है। जम्मू रीजन से ये पहला इंडिपेंडेंट GI टैग्ड प्रोडक्ट है। जम्मू रीजन से पहला इंडिपेंडेंटली जिसको GI टैग मिला है। और
बेसिकली जो ये बशोली पेंटिंग्स है ना, ये किस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आता है? दिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो हिमालय साइड में है ना। वो जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हिमालय साइड है, पहाड़ों के साइड में। तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है वो इसी एरिया में जो पेंटिंग्स होती थी ना उनको हम पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बोलते हैं। तो उसी का एक स्टाइल है ये, कौन सा? बशोली पेंटिंग्स। तो इट बिलोंग्स टू द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। और ये क्या है? मिनिएचर है और उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और जो बशोली जो पेंटिंग्स है वो ऑरिजिनेट हुई है जम्मू रीजन, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, राइट। अब आप देख लीजिए जो मिनिएचर पेंटिंग्स है ना उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये जो बशोली पेंटिंग्स है ये पेपर पे भी बनाई जाती है, ये छोटे कपड़े पे, क्लॉथ पे भी बनाई जाती है, और वुड, लकड़ी पे भी बनाई जाती है यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स एंड डाइज। और लेकिन इन पेंटिंग्स में जो कलर्स यूज़ होते हैं वो नेचुरल होते हैं, मतलब वो नेचुरल वेजिटेशन से या नेचुरल चीज़ों से बनाए जाते हैं। दे आर नॉट केमिकल, वो नेचुरल होते हैं, राइट। नेचुरल पिगमेंट्स और डाइज यूज़ होते हैं इसमें, इस पेंटिंग में। पेपर पे भी बनाई जाती है, क्लॉथ पे भी और वुड पे भी, राइट। तो इसको ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसको जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक साइन होता है यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन एंड पोजेसेस क्वालिटीज। बेसिकली जीआई टैग उस प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन से निकलता हो। जैसे आपको पता है कि कश्मीर का सैफरन बहुत मशहूर है, वो कश्मीर से ही ओरिजिनेट होता है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सैफरन है जो कि बहुत ही एरोमेटिक होता है, तो उसका जियोग्राफिकल लोकेशन स्पेसिफिक है, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। सेम इज द केस विद बशोली पेंटिंग्स। बशोली पेंटिंग्स ये पहाड़ी स्कूल है, ये जम्मू रीजन से ओरिजिनेट होती है। इसको जियोग्राफिकल पोजिशन की वजह से, एक स्पेसिफिक जो जियोग्राफिकल इसकी पोजिशन है उसकी वजह से इसको जीआई टैग मिला है। दूसरा एक चीज जो जीआई टैग के लिए जरूरी होता है, एक तो होगा जियोग्राफिकल पोजीशन, एक यूनिक स्पेसिफिक होनी चाहिए। दूसरा इसकी यूनिक क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिटीज इनकी हाई होनी चाहिए, राइट। आप देखोगे यहाँ का जो सैफरन है कश्मीर का, वो उसको क्यों जीआई टैग मिला? क्योंकि उसकी वो क्वालिटी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा होती है, क्वालिटेटिवली वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला। इसीलिए बशोली पेंटिंग्स है उसकी अच्छी क्वालिटी होती है और ये स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन से ऑरिजिनेट होती है, इसको इसलिए जीआई टैग ऐसे ही प्रोडक्ट को मिलता है। रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू देयर ऑरिजिन। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट, एक तो जिसका जियोग्राफिकल ऑरिजिन स्पेसिफिक होगा, उसकी हाई क्वालिटीज होगी और उसको रेपुटेशन मिला होगा उस ऑरिजिन की वजह से। जैसे कश्मीरी सैफरान को एक रेपुटेशन मिला है, राइट। वैसे ही लॉक्स जो यूपी से, अलीगढ़ से निकलते हैं, राइट। ऐसे ही बनारसी पान बहुत ज़्यादा मशहूर है ना, रेपुटेशन मिला है। तो ऐसी चीज़ों को जीआई टैग मिलने की चांसेस हाई होती हैं, तो इसीलिए जो बशोली पेंटिंग है इसको भी जीआई टैग मिला है, राइट। तो आप भूलेगा नहीं, अगर एग्जाम में आया तो क्यों न्यूज़ में था, तो आपको याद होना चाहिए, राइट। उसके बाद है प्रोसोपिस चैलेंसिस। आप सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, प्रोसोपिस चैलेंसिस, ये क्या था, ये क्यों न्यूज़ में था और ये टर्म क्या है? बेसिकली as per the study, प्रोसोफिस चैलेंसिस ये एक एलिन इन्वेजू प्लांट है। बेसिकली ये यहाँ का नहीं है, ये एक इन्वेजू इसने इन्वेजन किया है, ये प्लांट है और इज थ्रेटनिंग टू पुलवराइज नेटिव वेजिटेशन अक्रॉस 21 आइलैंड्स ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे पास जो गल्फ ऑफ मन्नार में बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ के 21 आइलैंड्स में ये प्रोसोफिस चैलेंसिस है, ये इन्वेजन कर रहा है और वहाँ जो अपना वेजिटेशन है, जो नेटिव वेजिटेशन है वहाँ, उसको थ्रेट कर रहा है, राइट। ये प्रोसोफिस चैलेंसिस जो है ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। बेसिकली ये जो प्लांट है ना, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। बेसिकली ये कहाँ अपना नेटिव, ये कहाँ का नेटिव है? बेसिकली ये प्लांट कहाँ पाया जाता है? एरिड रीजन्स ऑफ 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज। साउथ अमेरिका की 4 ऐसी कंट्री जहाँ पे एरिडिटी ज़्यादा है, जहाँ पे बारिशें कम होती हैं और जहाँ पे जो एरिड कंडीशंस होती हैं, वहाँ का ये नेटिव है। लेकिन ये गल्फ ऑफ मन्नार में पाया गया और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसने थ्रेट किया है वहाँ की जो अपनी वेजिटेशन है, राइट। ये साउथ अमेरिका की अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, पेरू, ये 4 कंट्रीज़ में बेसिकली ये नेटिव है। साउथ अमेरिका का ये असली प्लांट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है,
राइट. इट इज़ अ स्मॉल टू मीडियम साइज्ड लेग्यूम ट्री. ये लेग्यूम ट्री है, छोटे साइज से लेके मीडियम साइज तक. दैट ग्रोज अप टू 12 मीटर इन हाइट एंड 1 मीटर इन डायमीटर. ये हाइट अप टू 12 मीटर तक ये ग्रो होता है और 1 मीटर डायमीटर तक. द प्रोसोफिस चिलिनेस इज ऑल्सो नोन एज चिलियन मेस्क्यूट. इसको हम चिलियन मेस्क्यूट भी बोलते हैं क्योंकि ये चिली से कंट्री में ज़्यादा होता है. चिलियन मेस्क्यूट भी इसको बोला जाता है. जो गुल्फा मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो अब इसमें वहाँ पे फैल गया है, अब वो भी न्यूज़ में आ गया. ये आपको पता होना चाहिए. जो गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये इंडिया का पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है. राइट. जो गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स फॉर कोस्टल बर्ड्स माइग्रेटिंग फ्रॉम आर्टिक सर्कल. और ये जो मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैबिटेट किनका है? कोस्टल बर्ड्स का. जो कहाँ से आते हैं? जो माइग्रेट होके आर्टिक सर्कल से आते हैं, वो फिर इसी मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व में जाके अपनी लाइफ गुजारते हैं फॉर माइग्रेटरी पीरियड, उस पीरियड में. राइट. यहाँ तक समझ आया? ये आया समझ कि प्रोसोफिस चैलेंजेस क्या है. ये बेसिकली साउथ अमेरिकन 4 कंट्रीज़ है वहाँ पे, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली एंड पेरू. वहाँ का एक प्लांट है जो कि यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार में उसने थ्रेट किया है अपनी नेटिव वेजिटेशन को, वहाँ पे फैल रहा है. तो एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है. राइट. अच्छा, इसके बाद एक और टर्म थी, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड थी, जो कि न्यूज़ में थी. दैट्स अबाउट द एवलांच. एवलांच तो आप बहुत यूजुअली सुनते हो न्यूज़ में, क्योंकि आपको पता है कि हिली एरियाज में यूजुअली एवलांच आते रहते हैं. तो एवलांच न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सेवरल टूरिस्ट्स वर किल्ड आफ्टर एन एवलांच स्ट्रक द गैंगटॉक नथुला रोड इन सिक्किम. सिक्किम जो इंडिया की एक स्टेट है, ये भी इंटरनेशनल बॉर्डरिंग स्टेट है. वहाँ पे गैंगटॉक नथुला रोड जो है सिक्किम में, कभी कभी ये आता है कि गैंगटॉक नथुला रोड किस स्टेट में है. ये जो सिक्किम में है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स मार गए. वो दे वर किल्ड बाय आफ्टर एन एवलांच स्ट्रक द रोड. एक एवलांच आया ऊपर से, उसकी वजह से डेथ हो गई टूरिस्ट्स की. बेसिकली कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि ये एवलांच होता क्या है. Avalanche is a mass of material moving rapidly down a slope. ठीक है. बेसिकली जब एक बड़ा सा मटेरियल्स का मास, जिसमें डेब्रिस होगा, जिसमें छोटे छोटे पत्थर होंगे, जिसमें सॉइल होगा, जिसमें बाकी चीज़ें होंगी, और ये एक साथ मूव करता है, बहुत कभी स्लोली कभी फास्टली मूव करता है. स्लोप से ऊपर से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है, फिर ये रैपिडली डाउन द स्लोप जाता है. तो ऑब्वियसली जब ऊपर से कोई चीज़ इतनी बड़ी रोल करके आएगी, तो वो जब नीचे जाएगी, तो नीचे अगर कोई आगे इसके आगे आएगा, उसको एक क्रैश करेगा, है ना. तो एवलांच यूजुअली तभी ऊपर से आते, तभी हिली एरियाज में ज़्यादातर आते हैं. ये ऊपर से आके रोल डाउन करते हैं अलोंग द स्लोप, नीचे की तरफ आते हैं. ठीक है. स्नो एवलांच बिगनिस व्हेन एन अनस्टेबल मास ऑफ स्नो ब्रेक्स अवे फ्रॉम अ स्लोप. तो स्नो एवलांच कब होता है? जब एक पार्ट ऑफ एक बड़ा सा जैसे ग्लेशियर होता है या स्लोप पे है बहुत एक मास ऑफ स्नो, वहाँ से एक टुकड़ा जो है वो कट जाता है, उसे ब्रेक हो जाता है, फिर वहाँ से रोल डाउन करके नीचे आ जाता है अलोंग द स्लोप. राइट. 3 तरह के एवलांच आते हैं. 3 तरह के एवलांच आते हैं. कौन कौन सा टाइप है उसमें? टाइप्स ऑफ एवलांच में सबसे पहले रॉक एवलांच. रॉक एवलांच क्या होते हैं? जिसमें कंसिस्ट ऑफ शैटर्ड रॉक्स. इसमें जो है बड़ी रॉक्स, छोटी रॉक्स का वो छोटा छोटा पेबल्स जैसा, वही रोल करके सारा मटेरियल रोल करके ऊपर से नीचे आ जाता है बहुत तेज़ी से, और नीचे जाके वो और टूट जाता है अगर वहाँ पे कुछ ना हो. अगर वहाँ पे गाड़ियाँ हो या कोई इंसान हो तो उसको क्रश करता है. दूसरा है आइस एवलांच. आइस एवलांच क्या होता है? ऑकर इन द विसिनिटी ऑफ अ ग्लेशियर. आइस एवलांच ऑब्वियसली आइस का बना हुआ होता है, रॉक्स की जगह वहाँ पे आइस होता है, लेकिन आइस कहाँ से आएगा? ऊपर से. आइस आएगा ग्लेशियर से. तो ग्लेशियर वाले एरिया में कोई पार्ट में ब्रेक आता है, वो टूट जाता है बीच में, तो वो वाला जो ब्रेक होके जो छोटा वाला पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है. बहुत तेज़ी से जब नीचे आता था तो नीचे जो भी उसके सामने आएगा उसको क्रैश करेगा. उसके बाद है डेब्रिस एवलांच. डेब्रिस एवलांच में डिफरेंट अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल्स होते हैं, लूज, स्टोन, सॉइल, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और वो भी ऊपर से जब नीचे आता है तो या तो और टूट जाता है नीचे आके, अगर सामने कुछ आएगा तो उसको भी क्रश करता है अपने साथ. राइट. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एवलांच: रॉक एवलांच, आइस एवलांच और डेब्रिस एवलांच. यहाँ तक समझ आ गया? ओके. इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्नेल फिश
स्नेल फिश भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। अब ये न्यूज़ में क्यों रही ये हम देखेंगे, राइट। स्नेल फिश, आपने नाम सुना होगा स्नेल फिश का। बेसिकली साउथ ईस्ट जापान में एक इजू ओगासावारा ट्रेंच है। साउथ ईस्ट जापान में आपको पता है कि जापान के इर्द गिर्द भी पानी ही पानी है ना। साउथ ईस्ट जापान में इजू ओगासावारा ट्रेंच है और उस ट्रेंच की डेप्थ पे 8336 मीटर्स की डेप्थ पे, आप देखो कितना नीचे, वहाँ पे शूट करने के टाइम आपको पता है वो नीचे जब जाते हैं वो कैमरा साथ लेके जाते हैं, एक अननोन स्नेल फिश स्पीशीज जो है मिल गई, फिल्म हो गई कि उसमें रिकॉर्ड हो गई और वो बोलते हैं कि इट बिलोंग्स टू जीनस सीडोलीपैरिस एक अननोन जो है स्नेल फिश जो अभी तक पता नहीं जिसके बारे में था, उस स्पीशीज के बारे में, स्नेल फिश की स्पीशीज के बारे में। नो डाउट बहुत सारी स्पीशीज ऑफ स्नेल फिशेस के बारे में हमें पता है, लेकिन एक और नई स्पीशीज उसकी मिली है। बोला जाता है कि इट बिलोंग्स टू जीनस सीडोलीपैरिस और ये साउथ ईस्ट ऑफ जापान, वहाँ पे जो एक ट्रेंच है इजू ओगासावारा ट्रेंच, कभी कभी ये भी आ सकता है कि ये इजू ओगासावारा जो ट्रेंच है कहाँ पे, रिसेंटली न्यूज़ में था तो कहाँ पे है ये, तो उस पर एक नई जो है स्पीशीज़ ऑफ स्नेल फिश जो है रिकॉर्ड हो गई, मिल गई। स्नेल फिश जो है इसको हम सी स्नेल भी बोलते हैं या इसको डीप सी फिश भी बोला जाता है। इसको हम सी स्नेल भी बोलते हैं या डीप सी फिश भी बोला जाता है। अभी तक तकरीबन हमारे पास 400 नोन स्पीशीज ऑफ स्नेल फिश है। अभी तक 400 स्पीशीज है जो हमें पता है स्नेल फिश की, एंड दे रेंज इन साइज जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू नियरली मीटर इन लेंथ। आपको पता है स्नेल फिश छोटी ही होती है, कुछ इनकी जो 400 स्पीशीज है ये वेरी करती है साइज में, कुछ सेंटीमीटर्स में है, कुछ 1 मीटर तक है, राइट। दे आर फाउंड इन कोल्ड वाटर। यूजुअली स्नेल फिशेस कहाँ पे पाई जाती है? कोल्ड वाटर इन नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, आर्टिक और एंटार्क्टिक सीज। दैट मीन्स हर एक वाटर बॉडी में तकरीबन नॉर्थ अटलांटिक में भी, नॉर्थ पैसिफिक में भी, आर्टिक में भी एंड एंटार्क्टिक सीज में पाई जाती है स्नेल फिश या सी स्नेल, राइट। बात समझ में आ गई? ओके, सो दिस वॉज अबाउट द स्नेल फिश। इसकी एक नई स्पीशीज हमें देखने को मिल गई, राइट। ओके, एक और इकोनॉमिक रिलेटेड जो है टर्म थी न्यूज़ में, दैट्स अबाउट द विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स, क्या आप लोगों को पता है विंडफॉल टैक्स क्या होता है? ज़रा आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए विंडफॉल टैक्स, जिसको पता है विंडफॉल टैक्स क्या होता है। तो विंडफॉल टैक्स न्यूज़ में रहा। सेंटर कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड प्रोडक्शन टू नील। बेसिकली ये विंडफॉल टैक्स हम देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने जो है क्रूड प्रोडक्शन पे जो है विंडफॉल टैक्स कट किया। देखो, windfall taxes are designed to tax the profits a company derives from an external unprecedented event. For instance, the energy price rise as a result of Russia-Ukraine war. देखो, विंडफॉल टैक्स होता है, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो एक कंपनी की प्रॉफिट्स पे लगता है, ठीक है। उस कंपनी की प्रॉफिट्स पे ये टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि जब कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाती है, किस वजह से? किसी एक्सटर्नल अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की वजह से। अगर कुछ कहीं और जगह पे कुछ ऐसा होता है, कुछ एबनॉर्मल होता है, कुछ अचानक से कुछ ऐसा होता है, उस कंपनी को जो है मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। आप बोलोगे मैम कैसे? देखो, आपने रिसेंटली देखा यूक्रेन रशिया वॉर। आपको पता है यूक्रेन रशिया जो है एनर्जी सप्लाई करता है, फर्टिलाइजर सप्लाई करता है, ग्रेन सप्लाई करता है ना। तो जब यूक्रेन और रशिया में वॉर लगी तो इन चीज़ों की जो सप्लाई है वो शॉर्टेज हो गई, स्पेशली द एनर्जी शॉर्टेज हो गया, राइट। तो जब एनर्जी शॉर्टेज हो गया, जितनी भी एनर्जी के रिलेटेड कंपनीज थी, ऑब्वियसली उनकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। और उनकी जब डिमांड बढ़ गई तो उन्हें क्या किया? उन्हें प्राइस राइज किया, उन्हें प्राइसेस बढ़ा दिए, क्योंकि जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, उस सूरत में क्या करती है कंपनी? जो उसको ज़्यादा पैसे देगा उसी को वो बेचेगी, राइट। तो उस टाइम पे इन कंपनीज ने, जिन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया भी नहीं, जो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हुआ लीगली भी, जिनको बहुत, क्योंकि ये इकोनॉमिक में साइकिल ही ऐसा है, जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस राइज जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। और इन्फ्लेशन देखने को मिला यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम। और जिन कंपनीज ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉफिट हासिल हुआ, उन पे विंडफॉल टैक्स लगाया गया था,
ये टैक्स लग जाता है, which is a tax on profits of a company which derives higher profits from an external unprecedented event, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, राइट और आपको ये भी मैं यहाँ पे बताऊँ कि आपको याद होगा टर्की और यूनाइटेड नेशंस की वजह से एक डील भी इनमें ब्रोक की गई थी फिर रशिया और यूक्रेन में, जिसको हम ग्रेन डील बोलते हैं। प्राइसेस को कम करने के लिए एक ग्रेन डील की गई थी, उनके साथ साइन किए, आप ग्रेन्स को एक्सपोर्ट होने दो, क्योंकि आपकी वजह से सनफ्लावर ऑयल जो सीड्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो दोनों यूक्रेन और रशिया फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करते हैं, एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस वजह से फिर जब प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो गया, फिर इनने इनिशिएटिव लिया कि इनके साथ एक साइन डील करें सो दैट कि प्राइसेस कम हो जाए और ये जो इनका एक्सपोर्ट आ रहा था वो बराबर सप्लाई आ जाए, या एटलीस्ट थोड़ी सी सप्लाई आ जाए, राइट। तो विंडफॉल टैक्स यही टैक्स होता है जो एक कंपनी की प्रॉफिट्स पे लगता है, और वो प्रॉफिट्स जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हासिल किए होते हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल अनप्रेसिडेंटेड जो है इवेंट। इट इज़ जनरली लीविड एज one off tax retrospectively over and above the normal rates of tax on such properties। तो ये properties पे ही टैक्स लगता है और ये हाई रेट वाला टैक्स होता है। It is purpose is to redistribute excess properties in one area for the greater social good। इसका ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बोला जाता है इसका पर्पस ये है कि आपको पता है टैक्स हम क्यों लगाते हैं, टू redistribute the wealth। अगर बहुत सारे अमीर हैं उनसे थोड़ी थोड़ी सी उनकी वेल्थ लेके गरीबों में वो ऐसी स्कीम में हम इन्वेस्ट करें जो कि गरीबों को हेल्प करे। तो सेम इज द केस हियर, ये एक एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने की वजह से वहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, थोड़ा सा उस प्रॉफिट को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए दूसरे सेक्टर्स में या सोशल गुड के लिए, किसी सोशल काम के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस टैक्स और टैक्स ऑन लॉटरी और गेम कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ विंडफॉल टैक्स। जैसे लॉटरी लगती है किसी की, अब मुझे बताओ उसको कम समय में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। किसी की लॉटरी लगती है करोड़ों में, उसने इन्वेस्ट किया होता है 50 रुपीज़ 49 रुपीज़, राइट। तो उस पर भी एट टाइम्स विंडफॉल टैक्स लगता है, क्योंकि उसको हाई प्रॉफिट मिलता है ना अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो इसीलिए वो वहाँ पे भी लगता है, क्योंकि उस प्रॉफिट को थोड़ा सा जो उसको बहुत ज़्यादा वेल्थ आया होता है उसको थोड़ा सा रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट उसके उठा के फिर कहीं और पे यूटिलाइज किया जाए, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी को कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूँगी। एंड यस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, सो दैट मैं इसको कंटिन्यू करूँ। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।